हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का आज ये लास्ट लेक्चर है। हाँ, ऐसा नहीं कि लास्ट ही है, क्योंकि क्लासेस मैंने फंजाई वाली छोड़ दी है। उसको एक एक क्लास को एक शॉर्ट में करके पढ़ाऊँगा, जिससे कि थोड़ा शॉर्ट भी आए और उससे व्यूज़ भी बढ़े, है ना, क्योंकि इस पर तो आप लोग व्यूज़ दे नहीं रहे। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस। इन सब को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस आएंगी और थोड़ा मतलब क्रिस्प कंटेंट आपको मिलने वाला है इस चैनल पे बायोलॉजी का। आपको कहीं वन स्टॉप सोल्यूशन है ये आपके लिए, कहीं और जाने की इसके अलावा बायोलॉजी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। आज बात करेंगे किसकी? वायरस की, वायरॉइड्स की, प्रियॉन्स की और लाइकेंस की। इन चारों का डिस्कशन करना है इस क्लास में। वायरस एक शब्द ऐसा है जो मतलब कोविड के बाद से तो मतलब ऐसा फैल गया कि क्या ही बताएं, ना। तो जो वायरस था, उस वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, वायरस क्या है, कैसे समझते नहीं, तो वो आज हम जानेंगे। वायरस एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है। एसेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब इसके पास सेल जैसा कुछ नहीं होता। स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ है, पीपीएलओ बताया था ना, पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल है। ये जो है यही एक सेलुलर स्ट्रक्चर ऐसा है जो स्मॉलेस्ट है। इससे भी छोटा है वायरस का। ये एक बैक्टीरियोफेज आपके सामने मैंने बनाया, लेकिन ये जो है ये कोई सेल नहीं है, ठीक। ये इससे छोटा हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एसेलुलर है। एसेलुलर का मतलब है कि उसके पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर ना पाया जाए। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट है। जब तक होस्ट के सेल में रहेंगे, होस्ट के बॉडी में रहेंगे, तब तक ही ये जीवित हैं। बाहर आते मर नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि जैसे ही होस्ट की सेल से बाहर आए वैसे ही मर गए, ना। होस्ट की सेल से बाहर आते ही ये इनर्ट कंडीशन में पड़े रहते हैं। फिर से जब दूसरा होस्ट मिलता है तो ये फिर से होश में आ जाते हैं। एक वैसे नहीं हो गए कि जैसे आत्मा है, आत्मा को बोतल बंद कर दिया, जैसे बोतल खोली जाएगी, अब उसके बाद वो फिर से अपना हाथ शुरू हो जाएगी। वही वायरस है। क्या किया कि एक मान लो कि बैक्टीरिया था, उसमें हमने बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन करवाया, और इसके बाद क्या किए कि बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन करवाने के बाद जो वायरस बने उससे निकले, उन वायरस को हमने बोतल में करके बंद रख लिया। और उसके बाद सैकड़ों साल बाद हम गए और ले जा करके क्या किया, हमने उसको दूसरे बैक्टीरिया के कल्चर पे छोड़ दिया। तो वो बैक्टीरियोफेज जो है वो नए बैक्टीरिया के कल्चर को ख़त्म कर देगा, तबाह कर देगा, तहस नहस कर देगा। क्यों? क्योंकि वो भैया उसी इनर्ट फॉर्म में उस बोतल में कई दिनों तक पड़ा था, और उसके बाद अचानक से जा करके उसने हमला बोल दिया, ठीक है। जैसे ही उसको होस्ट सेल मिली, वैसे ही वो पैरासाइट की फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लिकेशन करने लगा और बैक्टीरिया को मार डाला, ठीक। अब बात करेंगे वायरस की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ बातों की। वायरस नाम किसने दिया? वायरस नाम दिया था भैया आपका लुईस पास्चर ने। किसने? बहुत बड़ा नाम है, मतलब पास्चराइजेशन इन्होंने दिया बैक्टीरिया के, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ काम इन्होंने किए, ठीक। डिस्कवरी की थी भैया डीजे इवानोविस्की ने। डीजे इवानोविस्की ने की थी, और कब की थी? 1892 में की थी। डेट बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन नीट में हो सकता है कुछ भी पूछ लें, एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा हाँ, अब इसके बाद आई बात क्या किया किसमें था, इन्होंने देखा टोबैको जो है उसके प्लांट में कोई ऐसा एक इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। और उसके बाद पता क्या चला कि ये जो है ये एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है, और क्या बोला कि ये वायरस है। कौन है? वायरस है, ठीक। वायरस शब्द का अर्थ वेनम होता है, वेनम या जहर, ना। अब इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया कि उसी जो पत्ती थी उसका पेस्ट बनाया। जो पत्ती जिस पे इन्फेक्शन हुआ था, टोबैको की जिस पत्ती पे इन्फेक्शन हुआ था, उसका एक पेस्ट बनाया और एक साफ़ सुथरी टोबैको की पत्ती पे जा करके उसको छिड़क दिया। तो भैया क्या हुआ, वायरस जा करके उस पेस्ट से निकल करके, मतलब पेस्ट बनाने पर भी वायरस मरा नहीं, ठीक, और उस पेस्ट से निकल करके वो नॉर्मल वाला जो प्लांट था उसको भी इन्फेक्ट कर दिया। तो जो एक्सट्रैक्ट था उसने क्या किया, इन्फेक्शन कॉज किया। ये बात किसने बताई? M.W. बीजर्निक ने।
MW बीजर्निक ने ये बात बताई कि जो एक्सट्रैक्ट है वो भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। MW बीजर्निक ने ये बात कब बताई? 1898 में बताई। ठीक, अब इसके बाद इसको क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करने का मतलब समझ रहे हो? क्रिस्टलाइज करने का मतलब हुआ कि भाई बोतल में बंद कर लेना, ठीक है, इनर्ट फॉर्म में अपने पास स्टोर कर लेना किसी वायरस को, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो ये किया गया कब? 1925 के आसपास, 1935 के आसपास। ठीक, अब ये जो 1935 में किया गया, और ये किया किसने? क्रिस्टलाइजेशन किसने किया? ये किया भैया WM स्टैनली ने। एक मूवी आई थी स्टैनली का डब्बा, देखी हो किसी ने बहुत पहले, उसी से मैंने इसको याद किया हुआ है, WM स्टैनली। ठीक, तो ये डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ बातें थी इसकी, वायरस की। अब इसके बाद बढ़ेंगे और वायरस की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब डिस्कवरी हो रही थी वायरस की, तो एक बात तो इन लोगों को पता चल गई थी कि इसकी भैया साइज जो है वो बैक्टीरिया से छोटी है। कैसे पता चली? एक भैया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर आता है, उससे बैक्टीरिया को जब पास कराया जाता है तो बैक्टीरिया नहीं पास होता उससे, लेकिन जब वो पेस्ट जो था वो वायरस को पास कराया गया था तो वायरस उससे पास कर रहा था। अच्छा, उसमें ऐसे ऐसे छेद बने थे। फिल्टर का मतलब क्या है? छन्नी देखे हो? मान लीजिए बैक्टीरियल फिल्टर है, इसमें ऐसे ऐसे कुछ बहुत छोटे छोटे साइज के, माइक्रोमीटर के साइज के ऐसे मैश टाइप के बने रहे होंगे। ठीक है, अब इस मैश से, ये इस एक छेद से बैक्टीरिया तो निकल सकता था लेकिन वायरस नहीं निकल सकता था। क्यों? क्योंकि वायरस का साइज, मतलब बैक्टीरिया तो नहीं निकल सकता था लेकिन वायरस निकल सकता था। क्यों? क्योंकि वायरस का साइज छोटा था। तो वायरस बड़े आराम से निकल गया। तो इससे क्या पता चला इनको कि बैक्टीरिया के साइज से वायरस का साइज छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जाता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात आपको बताई थी मैंने कि बैक्टीरिया जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट अपने आप में होने का मतलब यही कि जब तक होस्ट सेल में तब तक ही जीवित है, उसके बाहर इनर्ट है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़े और बात किया हमने ठीक, ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देंगे स्ट्रक्चर क्या होता है वायरस का। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है भैया? वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर है। कैसा है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। कितनी बार नीट में पूछा गया, कितनी बार टेस्टों में पूछा गया, मतलब इसकी कोई, इस प्रश्न की कोई गिनती नहीं है। मतलब वायरस में क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होता है कोई, और साथ में प्रोटीन होता है। ये बात याद रखने की है। क्या? न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है? एक कोई न्यूक्लिक एसिड होगा और साथ में प्रोटीन होगा। प्रोटीन जो है भैया कैप्सिड बनाता है। कैप्सिड का मतलब क्या है? कैप्सिड का मतलब होता है किसी भी वायरस के ऊपर की जो कवरिंग है उसको, क्या वो प्रोटीन की बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड। और न्यूक्लिक एसिड जो है ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ये इधर डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ये एरो का वो है, डी नहीं बना है ना, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, और वो भी डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, कि प्लांट वायरस क्या होते हैं और एनिमल वायरस क्या होते हैं। सीधी सी बात है, जो एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करे वो एनिमल वायरस, और जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करे वो प्लांट वायरस। देखो, प्लांट वायरस की खास बात एनसीईआरटी बताती है और एनिमल वायरस की खास बात एनसीईआरटी बताती है। प्लांट वायरस जो है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं। इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और साथ में प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन पे क्या होगा? कैप्सिड होगा, और कैप्सिड की यूनिट्स जो हैं, कैप्सिड होगा, और कैप्सिड की यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स। स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, देखो।
ये जो देख रहे हो ये टेल है, ये नेक है, ये कैप्सिड है, और यहाँ पर आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज में, ठीक। इसको टेल फाइबर्स बोल सकते हो, टेल की जगह, ठीक। समझ में आई बात। जो कि नेक है, नेक के ऊपर क्या होता है, कॉलर होता है, तो यहाँ कॉलर होता है, इसको कॉलर भी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा किसका, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम, ठीक। जब एनिमल वायरस की बात करेंगे तो एनिमल वायरस में डीएस डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो, ये देखिए 2 स्ट्रैंड दिखाई पड़ रही हैं डीएनए की, इसमें से एक ही प्रेजेंट हो तो वो सिंगल स्ट्रैंड होती, ठीक। और एसएसआरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इनमें से कुछ भी हो सकता है। जो बैक्टीरिया में कॉज करते हैं इन्फेक्शन, उस वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। जो एल्गी में कॉज करते हैं उनको फाइकोफेज, जो उस पे कॉज करते हैं फंजाई पे उसको माइकोफेज। इस तरह से मतलब नाम दिए हुए हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया तो याद करने की आवश्यकता है भी नहीं बहुत ज़्यादा। ये हो गई आपकी वायरस की बात खत्म। वायरस कौन कौन से डिजीज़ कॉज करता है, एनिमल में आपने सुना होगा, एनिमल्स में आपने सुना होगा मम्स कॉज करता है, एड्स कॉज करता है, इसके अलावा जो कॉमन कोल्ड है वो वायरस से होता है। कुछ फ्लू जैसे बर्ड फ्लू वगैरह वायरस कॉज करता है। अभी कोविड आ गया, वायरस ने कॉज किया ह्यूमन में ना। प्लांट में येलोइंग हो गई, नेक्रोसिस हो गई, इस तरह की डिजीज़ वायरस कॉज करता है ना। और इसके अलावा कर्लिंग हो गई, मोज़ेक डिजीज़ हो गई, ये सब वायरस कॉज करता है, ठीक। तो हमारा वायरस जो टॉपिक था वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक। तो वायरस को यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक। अब बात करेंगे वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स अपने आप में एक और बेहतरीन संरचना है। इसकी खोज की थी 1971 में, याद रखना डेट, 1971 में T.O. डाइनर साहब ने। किसने की थी, T.O. डाइनर साहब ने। अच्छा, खोज करके किया क्या, इन्हें पता कैसे चला कि ये वायरस से थोड़ा सा मतलब मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट किसका, आरएनए के मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए ही होता है इसमें। पहली बात, आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। दूसरी बात, प्रोटीन एब्सेंट होता, प्रोटीन की कैप्सिड नहीं प्रेजेंट है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद क्या, प्रोटीन एब्सेंट है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट जो प्रेजेंट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो वायरस के आरएनए से कम है, वायरस से कम है। मतलब ऐसे देसी भाषा में लिख दिया, समझ लेना थोड़ा। आरएनए जो प्रेजेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस से कम है, वायरस के आरएनए से कम है, वायरस के आरएनए से कम है, लिख लेना साथ में। और इसके बाद एक और बात लिखेंगे और 4 पॉइंट में इसको खत्म करेंगे। इससे होने वाली डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और साइज इसका वायरस से छोटा होता है, साइज स्मॉलर देन वायरस। ठीक, ये 5 पॉइंट में वायरड खत्म। एक T.O. डाइनर ने 1971 में डिस्कवरी की थी। ये बातें समझ में आ गई होंगी, कुछ है नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता इसमें, वायरॉइड में। आरएनए मॉलिक्यूल केवल प्रेजेंट होता है, वो भी वायरस के आरएनए मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर वेट में कम होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज नाम की बीमारी जो है वो वायरॉइड से होती है। साइज जो है स्मॉलर देन वायरस होता है, और आरएनए ही इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब बात करेंगे किसकी, प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स होते क्या हैं, प्रियॉन्स भैया एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन।
एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रियॉन्स कहते हैं। अच्छा, प्रियॉन्स जो है ये इसका ये अब इसमें केवल प्रोटीन प्रेजेंट है, आरएनए का कोई नाम नहीं लेगा, ठीक है। साइज सिमिलर टू वायरस, लगभग किसके, वायरस के ही बराबर होता है साइज। इसके बाद और आगे बढ़े, इससे होने वाली डिजीज BSE, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये डिजीज होती है बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसी को मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। और ह्यूमन में क्या होता है, CJD होती है। सेम प्रियॉन्स का ही एनालॉगस है, BSC जिस प्रियॉन से होती है उसी का एनालॉगस CJD भी है। इसको क्या बोलते हैं, CR जैकब डिजीज, ठीक। तो ये आपकी हो गई किसकी बात, प्रियॉन की। प्रियॉन होते क्या है, नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, साइज जो है सिमिलर टू वायरस होता है। कौन कौन से एग्जांपल है, BSC यानी बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं इसको। और ह्यूमंस में क्या होता है, ये काउ में होती है और ये ह्यूमंस में होती है, प्रियॉन्स है। ह्यूमंस में CJD होती है, CR जैकब डिजीज। अब इसके बाद लाइकेन की बात करेंगे और बात को यहीं पे क्लास को ख़त्म करेंगे। लाइकेन्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फंगल कंपोनेंट और एक होता है एल्गल कंपोनेंट। और इसकी एक और बात है खास कि ये SO2 पॉल्यूशन इन एयर का इंडिकेटर है। मतलब जहाँ पर एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर एयर में SO2 प्रेजेंट होगी वहाँ पे तुमको लाइकेन्स नहीं दिखेंगे। तो अगर एयर पॉल्यूशन है जगह पे तो लाइकेन नहीं दिखेगा। कानपुर में कतई नहीं दिखेगा, हम कानपुर के रहने वाले हैं, लाइकेन वाइकेन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रदूषण है, ठीक। अगर लाइकेन दिख रहा है तो मतलब आप सही साफ सुथरी जगह पे रह रहे हो, आप सांस ले सकते हो वहाँ पे, ठीक। दो कंपोनेंट होते हैं, एक फंगल कंपोनेंट और एक एल्गल कंपोनेंट। अच्छा, हुआ क्या, और ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस बिटवीन फंजाई और एंड एल्गी। इनकी भी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, जब आप BSc में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब बात करेंगे क्या, फंगल कंपोनेंट जो है उसको हम बोलते हैं क्या, माइकोबायोट। क्या बोलते हैं? और जो एल्गल कंपोनेंट है इसको बोलते हैं फाइकोबायोट। माइकोबायोट और फाइकोबायोट, ठीक। फाइकोबायोट किसको बोलते हैं, एल्गल कंपोनेंट। एल्गी शब्द जहाँ पे आएगा उसका मतलब होता है फाइको, ठीक। और माइको का मतलब होता है फंजाई, ठीक। तो फंगल कंपोनेंट क्या होता है, माइकोबायोट। अच्छा, फंजाई और एल्गी में हुई साठगांठ। अच्छा, साठगांठ हुई क्यों? एल्गी जो था उसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल था, लेकिन जगह नहीं थी रहने के लिए। तो वो गया फंजाई के पास कि दोस्त, मैं खाना तो तुमको बना के दे सकता हूँ, लेकिन हमको रहने की जगह दे दो। हमको अपने, मेरे घर वालों ने, मेरे समाज ने हमको बेदखल कर दिया है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसे समय में फंजाई ने हमारे एल्गी का साथ दिया और क्या कहा। ये कहानी सुनने से पहले तो लाइक करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना दबा के कर सको, है कहानी साथ में सुनाते चलना है। और उसके बाद सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो हुआ क्या कि एल्गी ने जाकर के फंजाई से कहा कि मेरे समाज ने हमको अपने मतलब निकाल दिया है, हमको घर से बेदखल कर दिया है, हमको समाज से निकाल दिया है, हमको सहारा दे दो, हमको रहने की जगह दे दो, हम तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। फंजाई से कहा। फंजाई ने बोला ठीक है भाई साहब, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आ जाइए, हम आपको सहारा भी दे रहे हैं और रहने की जगह भी दे रहे हैं, ठीक।
तो एल्गी ने कहा ठीक है मालिक, हम आपके जीवन भर शुक्रगुजार रहेंगे और हम आपका खाना बना के देंगे। तो भैया फंगल कंपोनेंट क्या करता है? फंगल कंपोनेंट शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह। और एल्गल कंपोनेंट क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। ठीक, एल्गी के और मतलब लाइकेन के बारे में बस इतनी ही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।